चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस समय वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रम के समापन में सीएम योगी मौजूद हैं। के लिए आज बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जो युवा 1965 में इस विजन को दे रहा है, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और 17 वर्ष का एक छात्र 1965 में इस विजन को दुनिया के सामने रखता है कि एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को बदल करके रख देगी। और आज दुनिया के अंदर आप परिवर्तन देख रहे होंगे। आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नवाचार हो रहे हैं। इनोवेशन के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। दुनिया को बदलने की एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई सोचता था? अच्छी सड़कें बने। सरदेव अटल जी ने भारत को एक विजन दिया, कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब इस देश को विजन 2020 देने की बात करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था क्या यह हो पाएगा। उस समय एक लक्ष्य दिया जाता था, क्या हम विजन 2020 के तहत कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, जो विजन था उस विजन का थोड़ा भी भाग अगर सामूहिकता के साथ हम सब मिलकर के प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। एक बार श्री अरविंद के पास लोगों ने कहा, क्या भारत में इतनी सामर्थ्य है कि भारत अपनी आजाद अब भारत अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा? उन्होंने कहा, भारत में सब कुछ है। भारत में वो सामर्थ्य है, भारत में वो शक्ति है। वो शर्ते पूरा भारत एक बार मिलकर के बोल ले, भारत को स्वतंत्र होने में कोई देर नहीं लगेगी। श्री अरविंद ने आजादी के कई वर्ष पहले यह घोषणा की थी, यानी भारत को स्वतंत्र होने में बाधा है तो एक बात को लेकर के कि एक स्वर में हम नहीं बोल पा रहे हैं, एक स्वर में हम नहीं चल पा रहे हैं, एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा, जिस दिन भारत एक स्वर में बोलने लग जाएगा ना, एक साथ चलने लग जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बना करके नहीं रख सकती। और विजन 2020 जो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को दिया था, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया है कि देश जब 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब दुनिया के 20 वे बड़े देश जिनका दुनिया के सर्वाधिक संसाधनों पर, सर्वाधिक व्यवसाय पर, सर्वाधिक जीडीपी पर जिनका अधिकार है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज में उमेश मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। डीजीपी डीएस चौहान ने इनाम घोषित कर दिया है। असद अरमान, गुलाम गुड्डू मुस्लिम पर इनाम घोषित हो चुका है। साबिर पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए ये तमाम लोग जिन पर इनाम घोषित हुआ है। साबिर पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। प्रयागराज में उमेश मर्डर केस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में आमिर जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से यानी कि राजधानी से
हमारे साथ अनूप मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे प्रयागराज का। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? माफियाओं में हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अब तो इनाम भी घोषित हो गया है। नाम घोषित किया है, उसके बाद कल बच्चे हैं 50,000 2.5 लाख के इनाम करे हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के बेटे असद अरमा और उसके साथी अरमान, गुड्डू, मोहम्मद मुस्लिम और गुलाम और अन्य जितने साबिर सब पर 2.5 लाख के इनाम घोषित बताने वालों को 2.5 लाख रुपए के इनाम 2.5 लाख के मिलेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और सबसे बड़ी बात है कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में भी हो सकते हैं ये। बिल्कुल आमिर, मैं आपका रुख करूंगी। अनूप जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ में। अनूप, जिस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली बीते दिनों, और आज 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है, क्योंकि एक आरोपी को पकड़ने में किस तरीके से इनाम की भूमिका रही वो किसी से छुपी नहीं हुई है। तो अब प्रशासन इन तमाम आरोपियों को पकड़ने में इनाम घोषित कर रहा है। देखिए पूजा, अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार पुलिस अपनी जो विवेचना कर रही है और साथ ही साथ एसटीएफ की 10 टीमें जो अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जहां अतीक अहमद की बात होती है, उनके बेटे असद की बात होती है, या फिर गुड्डू की बात होती है, या अरमान की बात होती है, ये सब उसके साथी हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बाहुबली हैं उनका संरक्षण कहीं ना कहीं दे रहे होंगे। हालांकि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है, उनकी लोकेशन ले रही है और जगह जगह पर, चाहे लखनऊ की बात करें, कई जगह छापेमारी हो चुकी है। प्रयागराज में जहां जहां पे उनकी लोकेशन या शक दिख रही है, तो वहां पर 10 टीमें लगातार यूपी एसटीएफ की उनके पीछे जांच कर रही है। लेकिन ये भी पुलिस को देखना चाहिए, जहां बात अतीक अहमद की होती होगी तो उनके तमाम जो समर्थक हैं, उनके बेटे असद के साथ साथ उनके साथियों को बचाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। और कानून का ऐसा पहलू कहीं ना कहीं मुझे लगता पुलिस के विपरीत, या समझिए कि पुलिस को छुपा करके कोर्ट का भी सहारा लेने के लिए, यानी कोर्ट में हाजिर करने के भी जुगाड़ में होंगे कहीं ना कहीं। तो यही वजह है कि लगातार उनकी जो लोकेशन है बात जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि लंबा एक समय हो रहा है, धीरे धीरे ये जो अपराधी हैं पुलिस के गिरफ्त से दूर है। अब वो हत्याकांड जो एक सड़क से लगाकर उस विधानसभा में उस तांडव कटा और लगातार उस पर बहस हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो और भी विपक्षी दल थे वो आवाज उठा रहे थे, सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि एक जो उस पे जो मुख्य जो शूटर था उसको मार गिराया गया है, लेकिन अभी जो आरोपी हैं, खासकर असद की बात करें या फिर अरमान की बात करें, ये सब अभी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं। ये निश्चित रूप से पुलिस प्रयास कर रही है कि इनको जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। और काफी जो सबूत है, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार होने के बाद एक सबसे बड़ा पुलिस के सामने चुनौती होती है कि सबूत इकट्ठा करे और अंत तक उनको सजा दिलाए, ताकि जो और अपराधी उनको कहीं ना कहीं सीख भी मिले। तो अभी तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, उनको सबसे पहले धरपकड़ कर उनको जेल में भेजना, उसके बाद उनसे सबूत इकट्ठा करना, और कितना गैंग वहां पर सक्रिय था। क्योंकि योगी सरकार में और इतने माफिया और इस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर कर देते हैं प्रयागराज जैसे मामले पर, तो कहीं ना कहीं पुलिस को सबसे बड़ी चुनौती दी इन अपराधियों ने। उसी प्रकार से पुलिस और इन्हीं चुनौतियों का प्रतिफल है कि इनाम घोषित हो चुका है। आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, ग्राउंड पे आप लगातार इस केस को देख रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। बुलडोजर प्रहार के बाद अब इनाम घोषित हुआ है। आपको क्या लगता है कि इनाम की घोषणा के बाद इन आरोपियों को पकड़ना कितना आसान हो जाएगा? देखिए, अभी भी एसटीएफ हो या पुलिस हो, उनके लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्योंकि अगर बात करी जाए इनाम की, इनाम पहले भी रखे गए थे। इससे पहले भी अतीक के 2 बेटे जो कि उमर और अली, दोनों पर सीबीआई ने भी इनाम रखे थे, मगर हाथ इनके नहीं चढ़ पाए थे। उन्होंने आत्मसमर्पण कोर्ट में किया था धता देते हुए। लगातार ये देखा गया है कि अतीक के कोई भी बेटे हो जिन पर इनाम रखा गया हो, पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर थे। जब अपनी मर्जी हुई उन्होंने कोर्ट में समर्पण करा। पुलिस की कार्यशैली पे अक्सर सवाल खड़े होते आए हैं। इन सब सारी कार्रवाई में आज प्रयागराज समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर कश्यप भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी और साथ ही मंत्री नंदी पर साथ अतीक अहमद से संबंध होने के इस तरह के आरोप लगाए हैं। कई गंभीर राजनीति भी गर्माती लगातार जा रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं ढीली है, जो रवैया सामने आ रहा है उस पर अब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। यानी कि आमिर, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो इनाम की घोषणा है, कहीं ना कहीं ये इनाम की घोषणा से ज्यादा ये डैमेज कंट्रोल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों, ये आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो राजधानी लखनऊ और प्रयागराज से सीधे आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल इस नाम की घोषणा के बाद हो गई है। हालांकि आमिर कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन सरकार के लिए और महकमे के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द कि आखिरकार असद अरमान गुड्डू मुस्लिम को कैसे पकड़ा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 37 करोड़ के क्षेत्र में बर्जर ग्रुप के एशिया के सबसे बड़े बहुउत्पाद पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री से राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले निवेश का मतलब एनसीआर का क्षेत्र माना जाता था, इसके अलावा अन्य कोई स्थान नहीं था, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने इस मिथक को तोड़ा है। लगभग 35 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्रदेश को मिले हैं। ये प्रदेश को देश में बेहतरीन निवेश गंतव्य स्थल के रूप में रखता है। बर्जर पेंट ने प्रदेश के अंदर अपने सबसे बड़े निवेश के माध्यम से एक बहुत कम समय में, यानी 2020 का वो समय था जब कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। 2021 का समय भी आया था जब सेकेंड वेव के दौरान पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त सी हो गई थी और उसके तत्काल बाद फिर ऐसा लगता था कि आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए रिकॉर्ड समय में, यानी मात्र 30 माह के समय में इतने बड़े निवेश को जमीनी धरातल पर उतारना, यह आसान काम नहीं था। उस कार्य को आगे बढ़ाने का जो कार्य आज संडीला में देखने को मिल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के एक नए रामचरितमानस को लेकर पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे बयान किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराए जा सकते। सलमान ने कहा, रामचरितमानस हो चाहे कुरान पाक हो या गुरु ग्रंथ साहिब, हर धर्म ग्रंथ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। उसके बाद खुर्शीद ने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ पर सवाल उठाने से पहले बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। वहां पर कोई प्रश्न उठा बहुत सोच समझ के उठा और वो प्रश्न आपस में अगर उस धर्म के जुड़े विद्वान ही आपस में चर्चा में रखें और उसको आम जनता के बीच में तब तक न लाएं जब तक उनमें आम सहमति ना हो जाए, तो मैं समझूंगा वो बेहतर है। आपकी माँ जैसी भी हो, आपकी माँ है ना, मुझको कोई त्रुटियां आपकी माँ में निकालना कोई शोभा नहीं देता। हो सकता है वो बात सच हो, लेकिन घर की बात घर में रहे और माँ के बारे में या माँ के आचरण के बारे में या माँ के किरदार के बारे में घर वाले ही आपस में निर्णय लें, तो वो बेहतर है ना। तो सलमान खुर्शीद ने जो लंबा इस दौरान रामचरितमानस को लेकर के उठापटक और बयानबाजी देखने को मिल रही है, उसको वाकई एक तर्क संगत बयान के साथ जोड़ने की कोशिश करी है और जो धर्म ग्रंथ है उसकी तुलना मां से करी है। ये बहुत ही खूबसूरत बयान है। इसको मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं को बहुत ही आयामों के साथ देखना चाहिए। इटावा की भरथरा की बात करेंगे, जहां पर एक हॉस्पिटल का फीता काटकर शिवपाल यादव ने उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने श्री कृष्णा फातिमा के समक्ष मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी की। शिवपाल यादव ने हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार बिल्कुल पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। इनका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और इंटेलिजेंस
पूरी तरीके से फेल है। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों पर जो सरकार ने वादा किया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। में प्रदीप यादव ने SR बहुत अच्छा यहाँ हॉस्पिटल बनाया है, तो हमारी इनको शुभकामनाएं है। ये अस्पताल बहुत अच्छा है, यहाँ इलाज मिलेगा, लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और बहुत मतलब इलाज अच्छा होगा, सस्ता इलाज होगा। तो इसलिए इस अस्पताल को SRM अस्पताल को और प्रदीप यादव बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो अस्पताल के उद्घाटन के बाद श्री कृष्ण प्रतिमा की पूजा अर्चना भी यहां पर शिवपाल यादव करते नजर आए थे। दूसरी तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहारनपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ में बैठक करी। बैठक के बाद मंत्री परिषद में अपने सहयोगी राज्य मंत्री जसवंत सैनी की मां की शोक सभा में शामिल हुए। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून अपना काम जरूर करेगा। को लेकर अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रयागराज के बाद देखिए प्रतापगढ़ में कल 3 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। सहारनपुर के अंदर भी कुछ घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं गोली मारने की। हमने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम की बात कही है। जहां कहीं पर भी अपराध हुआ उसमें उन लोगों को सजा जरूर मिली और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, विधानसभा सरकार किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उसी के पॉइंट ऑफ सजा भी दिलाने के लिए तत्पर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली लौटते समय रुड़की रुके। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गडकरी ने दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया और हाईवे की पूरी जानकारी अधिकारियों से हासिल की है। हालांकि नितिन गडकरी अपनी इसी तरह की कार्यशैली के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। वो जब भी कहीं जाते हैं रुक जाते हैं और निर्माण कार्य जो भी चल रहा होता है, सड़क से जुड़ा हुआ, उनका जायजा लेते हैं, जानकारी भी हासिल करते हैं अधिकारियों से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो अपने निजी आवास में हो रहे होली मिलन कार्यक्रम में शरीक हुए। इस दौरान होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी की मां बिश्वा देवी भी शरीक हुई और अपना आशीर्वाद देती नजर आईं और खूब हर्षोल्लास के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने होली मनाई। भले ही देश में 7 और 8 मार्च को होली की धूम देखने को मिले, लेकिन उत्तराखंड में अभी से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है, उन्हें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हुए सम्मानित भी किया जा रहा है। अभी बसंतोत्सव भी हो रहा है, सभी जगह रंग बिरंगा माहौल हो रहा है। तो इसी बीच हमारा जो होली का त्योहार होता है, रंग बिरंगे रंगों से लोग होली खेलते हैं और जीवन ऐसा ही होना चाहिए, रंग बिरंगा जीवन होना चाहिए, सबके जीवन में खुशी हो। और रंगों की जो ये होली है, इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज सौभाग्य की बात है, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति को लेकर काम करती है कि यत् नारी पूजन्ते यमंत्री तत्व देवता, जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और आज हमारे दो मंडलों द्वारा यहाँ पर महिला सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया जाएगा। वहीं फूलों का त्योहार, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार होली भी है। होली भी हम यहाँ पर मनाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम लोग स्वस्थ रहें। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनता के बीच नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 2024 का चुनाव
मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जाएंगी। रही बात लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ने की बात पर कहते नजर आए ये अफवाह है और इसने अभी से ही जोर पकड़ लिया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा, जिसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, पूरी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के लिए काम जरूर करेंगे। देखो, ये तो और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, चाहे सत्ता में रहें चाहे विरोध में रहें, तो पार्टी का संगठन एक सक्रिय संगठन है, एक जीवंत संगठन है जो अपना काम निरंतर करता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के बल पर फिर उत्तराखंड में फतह हासिल करेगा। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम के बुग्यालों और धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों को गंदगी से निजात दिलाने के लिए इस बार धाम सहित पैदल मार्ग पर जगह जगह पक्के शौचालय बनाए जा रहे हैं। पक्के शौचालयों का निर्माण होने से जहां केदारनाथ धाम के बुग्याल गंदगी मुक्त रहेंगे, तो वहीं यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। देखिए, पिछले बार सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से ही सफाई व्यवस्था केदारनाथ पैदल मार्ग पर थी और इस बार भी रहेगी। लेकिन जैसा शासन के द्वारा निर्देश हैं और ये उनके साथ जो अनुबंध भी किया जा रहा है, तो उसमें ये व्यवस्था है कि सारे जो शौचालय हैं वो पक्के बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। नियमित रूप से उसमें जलापूर्ति रहेगी, जिससे कि उनकी सफाई भी प्रॉपर हो सके। तो ये निश्चित रूप से पिछले बार की तुलना में बेहतर वहाँ पर हमको शौचालयों की व्यवस्था देखने को मिलेगी। और जो कूड़ा करकट है उसको भी निस्तारित कैसे किया जा सके टाइम टू टाइम, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि हम सुलभ इंटरनेशनल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।